Hello students, welcome to your social science class. This is Akansha Gupta and this video is related to the second part of chapter 1 geography, which is earth and the solar system. प्रीवियस वीडियो में हमने सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की थी, लाइक सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कब हुआ, सोलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, लाइक हमारा सन एंड उसके जो 8 प्लैनेट्स हैं वो उनके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या शेप है उनकी। सेकंड हमने देखा था कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के कुछ घटक, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हमने जाना था। कौन कौन से थे वो? स्टार्स, गैलेक्सीज एंड कॉन्स्टिलेशंस। तो इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे, हमारे अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे एंड उसके ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से अर्थ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल है, जो अर्थ को हैबिटेबल बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मून एंड इट्स फेसेस। जो हमारा मून है, चंद्रमा है, उसे तथा और साथ में उसके जितने भी फेसेस हैं, जो कभी हमें रात को कम दिखाई देता है, कभी ज़्यादा दिखाई देता है, कभी पूरा दिखाई देता है, तो ऐसा किन किन वजह से होता है वो फेसेस के बारे में हम जानेंगे। एंड सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स एंड कॉमेट्स। कुछ आकाशीय बॉडीज हैं जो हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में, लाइक जो हमारे एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेओराइट्स हैं एंड कॉमेट्स, इनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, जो सन से 3rd नंबर पर है एंड सोलर सिस्टम में हमारा 5th लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। ये हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल शेप में है, प्लस जो पोल्स की तरफ है वो थोड़ा चपटा हुआ है, थोड़ा फ्लैटेंड है, फ्लैट है थोड़ा, और जो इक्वेटर्स हैं, जो हमारी भूमध्य रेखा होती है, उन इक्वेटर्स की तरफ से थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो ये हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उसका स्ट्रक्चर है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच एग्जिबिट्स लाइफ ड्यू टू सुटेबल टेम्परेचर। जो हमारी अर्थ है इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, 3 मेन फीचर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। कौन कौन से? फर्स्ट इज सुटेबल टेम्परेचर, मीन्स यहाँ का जो अर्थ का टेम्परेचर है वो काफ़ी सुटेबल है। सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ वाटर, अर्थ पर पानी है जिसकी वजह से उसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। थर्ड इज ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो ब्रीथेबल है, मीन्स सांस ले सकते हैं यहाँ पर, इस वजह से भी यहाँ जीवन संभव है। It is an active planet as it contains volcanoes and experiences earthquakes. ये जो प्लैनेट है अर्थ, यहाँ ये से एक्टिव प्लैनेट भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ काफ़ी सारे वॉल्केनोज हैं एंड यहाँ पर कई सारे अर्थक्वेक्स मीन्स जो भूकंप होते हैं उन्हें भी एक्सपीरियंस किया जा चुका है। काफ़ी सारे भूकंप भी अर्थ पर आ चुके हैं। जो इसके फीचर्स हैं उन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट इज सुटेबल टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो किस तरह से सुटेबल है। लाइक जो हमारा सन है, हमारा जो सन है वो यहाँ है, सन के करीब जितने भी हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं जो ज़्यादा पास हैं वहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई है। थोड़ी सी दूरी पर जो टेम्परेचर है जहाँ पर हमारी अर्थ है वो आपका ग्रीन जोन होता है, लाइक यहाँ पर ना टेम्परेचर कम होता है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड जो सबसे ज़्यादा दूर होते हैं प्लैनेट्स, जहाँ पर हमारे वीनस, यूरेनस, ये प्लैनेट्स हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है, मीन्स -डिग्री तक में होता है, -डिग्री में ही होता है वहाँ का टेम्परेचर। जो ज़्यादा पास हैं वहाँ हाई टेम्परेचर की वजह से लाइफ नहीं रह सकती, जहाँ ज़्यादा दूर है, टेम्परेचर ज़्यादा कम है, वहाँ ठंड की वजह से लाइफ नहीं रह सकती है। इस वजह से जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, वहाँ ग्रीन जोन है जहाँ पर टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम। देख लेते हैं। The distance and the position of a planet from the sun determines the temperature of that planet. जो डिस्टेंस होता है सन से किसी भी प्लैनेट का, वही डिटरमाइन करता है कि उस प्लैनेट का टेम्परेचर कितना होगा। Earth's temperature is suitable to sustain life because it is the 3rd planet in the solar system. Some planets are extremely hot as they are near to sun. On the other hand, some are coldest because of the more distance from the sun. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं
कि कुछ प्लैनेट जो है वो काफ़ी पास है सन के, जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, और कुछ प्लैनेट्स जो सन से काफ़ी दूर होते हैं वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। Earth's average temperature is 22 degrees Celsius. It varies from place to place as it is colder around the poles than near the equator. अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है, मगर जगह जगह के अकॉर्डिंग ये चेंज है, क्योंकि आप देख सकते हैं नॉर्थन साइड में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है एवरेज टेम्परेचर से जो अर्थ का है, एंड साउथ साइड में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर। 2/3 surface of Earth is covered with water. Because of that, it is being called blue planet. जो अर्थ का टोटल एरिया है, पूरा जो एरिया है, सरफेस है, उसका जो 2/3 पार्ट है वो वाटर से घिरा हुआ है, मतलब उतने पार्ट में सिर्फ वाटर ही है, जिसकी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। Unlike other planets, Earth is the only planet where water exists in all 3 states. जो बाकी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिर्फ अर्थ है जिस प्लैनेट पर वाटर 3 स्टेट्स में मौजूद है, 3 स्टेट्स में अवेलेबल है। कौन कौन सी? सॉलिड एज हमारी जो आइस होती है, बर्फ होती है वो, लिक्विड में भी है जो हमारा वाटर है नॉर्मल उसके टेम्परेचर पर, एंड गैसियस फॉर्म जो हमारी भाप होती है या जो बादल में हो जाता है वो हमारा गैसियस फॉर्म। The presence of water on Earth's surface makes it is the only planet suitable for habitation or life survival. जो presence of water है अर्थ पर वो भी बहुत मेन कंपोनेंट है, क्योंकि उसके बिना जीवन संभव नहीं है, तो वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वजह से अर्थ जो है हैबिटेबल है। थर्ड जो हमारा फीचर है दैट इज ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर। हमारे जो आसमान, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कई सारी लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जो हमारी है वो है ट्रोपोस्फेयर, जिसकी वजह से जिस लेयर पर हम लोग रहते हैं। तो यहाँ ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर किस तरह से है? द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ एयर एंड गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे आसपास होती हैं लेयर्स जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, वो एटमॉस्फेयर होता है। इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये हमें सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, उनसे बचाता है। The right proportion of nitrogen, oxygen, carbon dioxide and other insert gases present in the atmosphere makes our planet suitable for survival. जितनी भी गैसेस हैं हमारी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर गैसेस हैं, उनका जो राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए, लाइक कोई गैस कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, इसका जो करेक्ट प्रोपोर्शन है वो हमारी अर्थ पर है, जिसकी वजह से यहाँ लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं हमारे? अ सैटेलाइट इज अ स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स। ये सैटेलाइट्स आपकी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, आकाशीय बॉडीज ही होती हैं जो हमारे प्लैनेट्स के आसपास घूमती हैं, आसपास जो उनके चक्कर लगाती हैं। अब वो क्या होता है, क्या उनका वर्क होता है? टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं हमारे। फर्स्ट इज नेचुरल सैटेलाइट, सेकंड इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं? जो इंसान नहीं बनाते हैं, कोई साइंटिस्ट नहीं बनाते हैं जिन सैटेलाइट्स को, जो पहले से ही हमारे यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं। लाइक जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सन है, स्टार्स हैं, इसी तरह से ये सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स जो पहले से बनी हुई हैं। ये है हमारा जेनीमेड, जो आपका एक नेचुरल सैटेलाइट है। जेनीमेड जो है हमारा, वो जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, जो हमारा जुपिटर प्लैनेट है, उस प्लैनेट का सैटेलाइट है। ये देखिए, ये हमारा जुपिटर है और ये इसका सैटेलाइट है जो जुपिटर के ही अराउंड में घूमता है।
नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती हैं? जो साइंटिस्ट बनाते हैं, जो इंसान बनाते हैं अपनी तरफ से, वो होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये पहले से बने हुए नहीं होते हैं। लाइक जितने भी मिशन किए जाते हैं किसी भी ग्रह पर, किसी भी प्लैनेट पर, किसी भी चीज़ की खोज करने के लिए जब भेजे जाते हैं सैटेलाइट्स, वो आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में लाइक हमारा जो मंगलयान हुआ था, हमारे जो मार्स पर भी जा चुके हैं सैटेलाइट्स, मून पर जा चुके हैं, तो ये सैटेलाइट्स होते हैं हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं नॉर्मली आपने ये ऐसे सैटेलाइट्स इन फॉर्म में देखे होंगे, जो आपने पिक्चर्स देखे होंगे, बट जब ये सैटेलाइट्स पहुंच जाते हैं, उस प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, जो इन प्लैनेट्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं और वो जानकारी हमारे लिए यूजफुल बनाते हैं। फैक्ट एक है, जैसे कि स्पुतनिक 1 वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1957। आप में से बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो 1957 में लॉन्च हुआ था। उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1। ये जो सैटेलाइट था वो इंडिया का नहीं था, वो आपकी रशिया कंट्री ने लॉन्च किया था। रशिया से ही ये सैटेलाइट बना था। Aryabhat was the first Indian artificial satellite launched in 1971। इंडिया का जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो 1975 में लॉन्च हुआ था, विच वॉज नेम्ड एज आर्यभट्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मून। मून इज द ओनली हेवनली बॉडी ऑन विच ह्यूमंस हैव लैंडेड। यही हमारी एकमात्र सबसे इकलौती हेवनली बॉडी है हमारे यूनिवर्स की, जिस पर अर्थ के सिवा ऐसी एक बॉडी, हेवनली बॉडी, जिस पर कोई ना कोई इंसान लैंड किया है या जहां पर कोई इंसान जाकर आ चुका है। रिमेम्बर जो राकेश शर्मा थे, मिस्टर राकेश शर्मा इंडिया से, वो भी चांद पर जा चुके हैं। और चांद पर जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट जो ह्यूमन थे, वो थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो ओनली नेचुरल सैटेलाइट, जो एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, वो मून है, जिसे हम अपने घर से, अपने एरिया से भी देख सकते हैं। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। The diameter of the moon is about 1/4 of the Earth's diameter. It reflects the light it receives from the sun. जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 डायमीटर ही है मून का। मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, बिकॉज इट इज नॉट द स्टार। ये जो लाइट इसकी जो दिखाई देती है, जो मून हमें दिखाई देता है, वो सन की लाइट के थ्रू ही दिखाई देता है। The moon doesn't have an atmosphere. Due to this, the surface temperature varies from above 100 degrees Celsius during day to -173 degrees Celsius at night. उस जो मून है उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है, मतलब इतना हाई भी होता है। एंड रात के टाइम पर इसका जो टेम्परेचर है वो -170 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। फेसेस ऑफ द मून। फेसेस ऑफ द मून क्या होते हैं? जो हम रात के टाइम पर, जो हमारा चंद्रमा होता है, जो मून होता है, वो कभी हमें हाफ दिखाई देता है, कभी फुल दिखाई देता है, कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, तो वो होते हैं आपके फेसेस ऑफ मून। द फेसेस ऑफ द मून और द ल्यूनियर फेस इज द शेप ऑफ द मून वी सी फ्रॉम द अर्थ। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मून इज लिट अप बाय द सन। ल्यूनियर फेस, पहले आपको ये टर्म का पता होना चाहिए, ल्यूनियर फेस क्या होता है। ल्यूनियर फेस आपका ये मंथ होता है या वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में मून अपने सारे के सारे फेसेस को कंप्लीट करके दोबारा से फर्स्ट फेज पर लौट आता है। लाइक वो कंप्लीट मून, फुल मून से स्टार्ट हो रहा है, देन वो कम होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, और अगेन जब वो फुल मून पर आएगा तब जाकर के उसका ल्यूनियर फेस कंप्लीट होता है। तो जो मून हमारा दिखाई देता है, जितना भी दिखाई देता है, वो डिपेंड करता है कि वो सन से कितना ढका हुआ है या सन की कितनी लाइट उस पर पड़ रही है। द मून गोज थ्रू ऑल इट्स फेसेस ड्यूरिंग द ल्यूनियर मंथ। ये ल्यूनियर मंथ वही टाइम पीरियड है। इट मेक्स वन कंप्लीट इवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27 days and 8 hours। पूरे 27 days and 8 hours अप्रॉक्स लगते हैं चंद्रमा को पृथ्वी का एक राउंड कंप्लीट करने में। तभी आपने गौर किया हो तो जो मून होता है
वो अप्रोक्स 1 मंथ में ही अपनी पोजीशन पर कंप्लीट वापस आ पाता है। द फेस we can see result from the angle made by the moon with the sun as viewed from the earth। ये जो रिजल्ट क्या होता है कि सन के साथ जब वो मून कोई एंगल क्रिएट करता है उसके अकॉर्डिंग हमें वो शो होता है हमारी अर्थ से। फर्स्ट फेसेस आर न्यू मून। न्यू मून कब बनता है ये देखिए, जिसमें हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ इट इज नोन एज न्यू मून। लाइक यहाँ हमारी अर्थ है, यहाँ हमारा सन है, अगर बीच में हमारा मून आता है तो हमें मून बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, उसे हम बोलते हैं न्यू मून। ड्यूरिंग दिस फेज वी सी द साइड ऑफ द मून दैट इज नॉट लिट अप बाय द मून। इस फेज में हमें सिर्फ उतना ही पार्ट मून का दिखाई देगा जितना सन से ढका हुआ नहीं है। सेकेंड इज फुल मून, जब हमें पूरा का पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। ड्यूरिंग दिस फेज द अर्थ, मून एंड द सन आर इन कंप्लीट अलाइनमेंट। कंप्लीट अलाइनमेंट में कैसे, लाइक यहाँ हमारा मून होता है, बीच में हमारी अर्थ होती है एंड यहाँ होता है हमारा सन। जब ये एक ही अलाइनमेंट में आ जाते हैं, एक ही लाइन में आ जाते हैं इस वे में, तब जाकर हमें पूरा का पूरा मून दिखाई देता है। दिस मेक्स द एंटायर सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल टू अस। जितना भी पार्ट सन का मून का होता है, जो सन से लिट हो रहा होता है, वो पार्ट हमें अर्थ पर दिखाई देता है। एंड द लास्ट वन इज हाफ मून, जब हमें हाफ मून दिखता है, आधा। In this phase, the moon is at the 90-degree angle with respect to the earth and the sun. Like यहाँ हमारी अर्थ है, यहाँ हमारा सन है एंड यहाँ हमारा बनेगा मून। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है सन से एंड अर्थ से, जिसकी वजह से हमें मून हाफ ही दिखता है। इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, जिससे हमें क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारी सन की लाइट है, जो ये हमारी अर्थ है एंड ये है हमारा मून। सारे के सारे फेसेस में हमें दिख सकता है, ये हमारी अर्थ है सारे पार्ट्स में, ये हमारे मून है। अब जिस तरह से लाइट पड़ रही है और जिस तरह से जो मून है अर्थ के अराउंड मूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें मून दिखाई देता है। देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो अर्थ है, मून बिल्कुल इसके बीच में है, जिसकी वजह से ये देखिए सन की जो लाइट है वो इधर मून पर पड़ रही है, मगर जो चंद्रमा का मून का जो फेस है, जो अर्थ की साइड है, उस पर सन की लाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। लाइक ये जो फेस है इधर साइड आप देख सकते हैं, अगर आप अर्थ पर खड़े हो और यहाँ आपको मून दिख रहा है तो इस साइड सन की बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें मून बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो वो होता है आपका न्यू मून। सेकेंड, जब चंद्रमा ने, मून ने थोड़ा सा राउंड करना स्टार्ट किया तो सन की थोड़ी सी लाइट उसके इस एरिया पर पड़ेगी। जब इस एरिया पर थोड़ी सी लाइट पड़ेगी तो आपको इतना मून शो होगा। जब जैसे जैसे आपका मून धीरे धीरे शो होना स्टार्ट होता है, उस पीरियड को बोलते हैं हम वैक्सिंग पीरियड। लाइक धीरे धीरे हमें उसका पार्ट शो होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह से जब हमारा मून हाफ पर आ जाएगा, लाइक 90 डिग्री का जब एंगल बनाएगा, उस टाइम पर हाफ पार्ट पर सन की लाइट पड़ रही होगी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हाफ पार्ट ही शो होगा। धीरे धीरे करके जब वो हमारा पीछे आ जाएगा, लाइक जो हमने अलाइनमेंट की बात की थी, तीनों चीजें आपकी एक ही अलाइनमेंट में आ जाएंगी, आपका मून, अर्थ एंड सन। उस टाइम पर हमारे मून पर सन की पूरी लाइट पड़ रही होगी, जो पार्ट आपका अर्थ की तरफ है, सन का ये वाला पार्ट। ये जो पार्ट है आपका पूरा का पूरा आपका अर्थ की साइड है, जिसकी वजह से हमें फुल मून दिखाई देता है। अब धीरे धीरे मून का पार्ट जो है वो ढकना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं वैनिंग पीरियड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। ये हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी आपका अदर प्लैनेट्स की तरह सन के अराउंड में मूव करता है, उसी के अराउंड में रिवॉल्व होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट्स। ये ना माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये उपग्रह जैसे नहीं होते हैं, मतलब इतने छोटे भी नहीं होते हैं, मगर प्लैनेट्स की तरह इनका साइज बड़ा भी नहीं होता है, इस वजह से इन्हें माइनर प्लैनेट्स
बोलते हैं। मोस्ट ऑफ दैम लाई इन द एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जो ज़्यादातर एस्टेरॉइड्स होते हैं वो आपके मार्स एंड जुपिटर जो प्लैनेट है उनके बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, उसी बेल्ट पर ही इनका ऑर्बिट होता है, जिस पर रहकर ये सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। अब एक फैक्ट देख लीजिए related to asteroids. Ceres is the largest and the only asteroid which has been assigned the status of a dwarf planet. Ceres आपका इकलौता ऐसा एस्टेरॉइड है जिसे आपका ड्वार्फ प्लैनेट का खिताब मिला हुआ है, मींस ड्वार्फ प्लैनेट की तरफ से असाइन किया गया, उसे इसका स्टेटस दिया गया है। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट आपके छोटे ग्रह होते हैं। लाइक अभी आपने देखा कि एस्टेरॉइड जो होते हैं उन्हें माइनर प्लैनेट बोलते हैं, मगर ड्वार्फ प्लैनेट को आपका छोटा ग्रह बोला गया है क्योंकि ये प्लैनेट से थोड़ा छोटा है, मगर जो बाकी आपके माइनर प्लैनेट्स हैं उनसे बड़ा है, इसलिए सीरस को आपका ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है। इट इज फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, एज जो ऑलमोस्ट आपके एस्टेरॉइड्स हैं वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में ही होते हैं, तो ये प्लैनेट भी आपका उसी के बीच में है। एस्टेरॉइड से रिलेटेड आपने रिसेंटली में एक और न्यूज़ सुनी होगी, लाइक एक एस्टेरॉइड जो था वो प्लैनेट के काफ़ी पास से गुजरा। इसकी पॉसिबिलिटी थी कि वो अर्थ को थोड़ा पहुंचा सकता था क्योंकि उसका जो साइज था वो अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर का था, बट वो सेफली अर्थ के पास से गुजर गया। नेक्स्ट इज मेटेओराइड्स। मेटेओराइड्स क्या होते हैं? मेटेओराइड्स आपके जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उन्हीं के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। जब वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं तो कई बार वो अर्थ की तरफ, हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ते हैं। वंस अ मेटेओराइड्स एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट स्टार्ट्स बर्निंग। जैसे वो हमारे अर्थ की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं वो बर्न होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उनमें से आग निकलने लगती है। ये जो बर्निंग पीसेस होते हैं वो धीरे धीरे छोटे होने लग जाते हैं जैसे जैसे हमारी अर्थ की तरफ आते हैं। कई बार आपने सुना होगा टूटता हुआ तारा, या आपने कभी देखा भी हो, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो ये मेटेओराइड्स ही होते हैं जो हमें ऐसा लगता है लाइक हमारा जो तारे हैं वो टूट रहे हैं। कई सारे जो मेटेओराइड्स होते हैं वो धरती तक आते आते, हमारे अर्थ तक आते आते टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मगर अगर उनमें से कोई भी मेटेओराइड बच जाता है तो वो अर्थ पर आकर गिर जाता है और उतने ही सरफेस पर वो होल क्रिएट कर देता है, जिसे हम बोलते हैं मेटेओराइट। नेक्स्ट इज कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स हमारी एक आइसी बॉडी होती है जो गैस एंड डस्ट को रिलीज करती है। लाइक ये जो बॉडी होती है वो भी हमारे सन के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। डिफरेंस क्या है इनमें? जैसे जैसे ये सन के पास आती है वैसे वैसे ये थोड़ा पिघलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सन में काफ़ी हीट होती है, जैसा आपने अभी तक पढ़ा है सन में काफ़ी हीट होती है एंड ये आइसी बॉडी है एंड बर्फ़ तो पिघलती ही है जब वो गर्म के पास आए। एज इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन सम ऑफ इट्स आइस बिगिंस टू मेल्ट अवे ड्यू टू द सन्स हीट विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स एलोंगेटेड टेल। जो धीरे धीरे ये पिघलना स्टार्ट करती है तो कॉर्नर की साइड से ये एक टेल जैसी बनने लग जाती है जैसे जैसे ये पिघलती है। ये जो कॉमेट्स होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके पीरियोडिक कॉमेट जो आपको फिक्स टाइम में ही दिखते हैं, फिक्स टाइम इंटरवल में ही दिखते हैं, किसी एक फिक्स टाइम के बाद ही दिखेंगे। लाइक हेलीज कॉमेट इज अ पीरियोडिक कॉमेट, इट टेक 76 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ये जो एक कॉमेट है आपका, इसे 76 ईयर्स लग जाते हैं सन का पूरा रिवॉल्यूशन करने में। ये लास्ट आपका 1986 में देखा गया था। नेक्स्ट ये आपका 1986 से 76 ईयर्स के बाद ही दिखेगा। एक होते हैं आपके नॉन पीरियोडिक कॉमेट्स जो आपको बहुत कभी कभार एक आध बार ही दिखाई देते हैं, ये आपको बार बार दिखाई नहीं देते हैं। थैंक यू।